कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ लो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज मैं गणित शिक्षण का भाग नंबर 3 लेकर के आया हूं, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 12 है। चलिए आज शुरू करते हैं। हाँ, और एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें वही प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो परीक्षा में आ चुके हैं, यानी कि सीटेट, यूपीटेट या एचटेट की परीक्षा में आ चुके हैं और परीक्षा की दृष्टि से या फिर इम्पोर्टेंट हैं, वो प्रश्न ही इसमें सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना। ऑप्शन नंबर बी, सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों द्वारा हल की गई समस्याओं में अधिक से अधिक कमी निकालना। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को और हमें बताएंगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, ये जो है ना गणित विषय के प्रति प्रेरित करने जो है ना प्रेरित करना चाहिए। किसको? अध्यापक को प्रेरित करना चाहिए, बच्चे को, है ना। ठीक है, तो अध्यापक क्या है, प्रेरित करे किसको? बच्चों को, तभी जो है ना बच्चा अच्छे से सीख सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 के छात्रों में गणित विषय में रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना। ऑप्शन नंबर बी, छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध करवाना। ऑप्शन नंबर सी, गणित विषय के 2 कालांश देना। ऑप्शन नंबर डी, गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। हाँ दोस्तों, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, या फिर ना कमेंट करिए तो कम से कम इतना आप सोचिए, आप गेस करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। वो प्रश्नों की संख्या आप लिख करके जरूर कमेंट करें कि आपके 12 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, तो इसका जल्दी से कमेंट करिए, इसका क्या आंसर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना डी सही है, यानी गणित पहेलियाँ तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना, ये सही है। अब इसमें देखा जाए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, तो अतिरिक्त आप कक्षाएं की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जो कि ये सही नहीं है। इसके बाद है छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध करवाना, तो क्या आप रुचि पैदा करेंगे, है ना, गणित विषय में रुचि पैदा करेंगे तो क्या आप आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे? ऐसा भी नहीं है, इसलिए ये भी आपका गलत है। और गणित विषय के 2 कालांश देना, यानी कि ये भी आपका गलत है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि का है। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी की बुद्धि का स्तर उच्चतम है। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी की मानसिक आयु वास्तविक आयु से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। यानी आपको ये बताना है जिसकी IQ 100 है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी विद्यार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु के क्या है, बराबर है। जैसे कि इसमें दे रखा IQ दे रखा, कितना IQ, जिसे बुद्धि लब्धि बोलते हैं, तो IQ आपका 100 दे रखा है। ठीक है, फार्मूला होता है IQ का, IQ इक्वल टू क्या होता है, MA/CA, याद रखना है, इंटू 100 लिखा जाएगा। मानसिक आयु, और नीचे जो लिखा जाता है CA मतलब वास्तविक आयु। ठीक है, तो मानसिक आयु कितनी है नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, MA लिखा और CA लिखा, जो दे रखा ना,
इसके बाद इंटू 100 लिखा, IQ आपका 100 दे रखा, 100 लिख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 100 से ये 100 आपका कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 1। तो अगले स्टेप में हम लिखते हैं CA बराबर MA, है ना। तो यानी कि मानसिक आयु जो है ना वास्तविक आयु के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। और एक चीज़, हाँ, CA को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल क्या एज, ठीक, इतना याद रखेंगे। MA का मतलब होता है मेंटल एज, क्या बोलते हैं, मेंटल एज, ठीक। तो याद रखेंगे, यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज और बराबर मेंटल एज, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है गणित शिक्षण के दौरान बच्चों में त्रुटियों का विश्लेषण करने हेतु एक शिक्षक के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करना। ऑप्शन नंबर बी बच्चों को गणितीय चिन्हों के सही प्रयोग के विषय में बताना। ऑप्शन नंबर सी बच्चों में समस्या का विश्लेषण तथा संश्लेषण करने की योग्यता का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त तो सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न कह रहा है गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए उपयुक्त शिक्षक विधियों का प्रयोग न करना, यानी कि उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। बी है चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूमकर बालकों का निरीक्षण करना। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको यह ध्यान देना है गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है, यानी कि गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है ना। जो शिक्षक गलतियां करता हूँ वो कौन सी गलती इसमें मेन है। तो यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी कि उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना, यानी कि जो शिक्षक पढ़ाता है अगर जो उचित तरीके से शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करेगा जरूरी तरीकों से, है ना, तो क्या है ये आपका इसमें से त्रुटि जो है ना होने की पूरी मतलब त्रुटि प्रमुख मानी जाएगी। कौन सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना। तो ये भी आपका गलत होगा। चित्रात्मक तरीके से बालकों को पढ़ाना ये भी जो है ना त्रुटि नहीं मानी जाएगी, ठीक है। शिक्षण कार्य के बीच बार बार कक्षा में घूम कर बालकों का निरीक्षण करना, यह भी कोई गलत पॉइंट नहीं है, ये भी सही है ना। इसके बाद उपरोक्त सभी ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दो जब हट गए तो एक ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही है, ठीक। क्योंकि इसमें त्रुटि निकालना है, क्या निकालना है, शिक्षक के द्वारा की जाने वाली त्रुटि, ठीक है। और ये कुछ शिक्षक जो है ना त्रुटियां कर देते हैं, यानी कि उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग ना करना। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगला प्रश्न कह रहा है एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं, मतलब एक जो अच्छी पाठ्यपुस्तक है उसकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर ए उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास हों। ऑप्शन नंबर बी स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों। ऑप्शन नंबर डी उसे मोटी और भारी होना आवश्यक है। अब इसमें आपको बताना है कौन कौन से इसमें के ऑप्शन सही हैं। तो देखना है स्मॉल ए में, बी और डी, स्मॉल बी में, ए और बी, स्मॉल सी में, सी और डी, स्मॉल डी में, ए और सी। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। इसका ऑप्शन नंबर स्मॉल बी सही है, यानी ए और बी, यानी उसमें कठोर अभ्यास करने के लिए बहुत सारे अभ्यास होने चाहिए, ये तो सही है। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट का क्या होना चाहिए, परिचय दिया जा सकता है ना, तो ये भी होना चाहिए। तो यानी कि केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हों, ये गलत है। और उसमें मोटी और भारी आवश्यक, यानी कि पुस्तक भारी होना कोई ज़रूरी नहीं है, यानी ये विशेषता उसकी नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है।
ऑप्शन नंबर ए गणित विचारों का तार्किक ज्ञान है। ऑप्शन नंबर बी गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है। ऑप्शन नंबर सी गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी गणित के संख्या एवं स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना सी सही है, यानी कि गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है। हमेशा याद एक चीज़ ध्यान देना है, नहीं शब्द आ जाए तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं ही ढूंढना है, कौन सा शब्द मिले जहाँ पर नहीं लिखा हो। तो ये भी आप ट्रिक आप जो है ना चेक कर लेना, ज़्यादातर काम कर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं शब्द मिल गया, तो यानी कि इस नहीं से इस नहीं में मिल गया, तो यानी कि आपका ये ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं गणित विचारों का तार्किक ज्ञान है, ये भी आपका सही पॉइंट दिख रहा है ना। और गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत को बनाने का मार्ग है, ये भी सही दिख रहा पॉइंट। और गणित के संख्या एवं स्थान को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया, यह भी आपका सही पॉइंट है। लेकिन इसमें पूछा गया विशेषता को सही सही नहीं दर्शाता है, तो सही सही यही आपका पॉइंट सी नहीं दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है निम्नलिखित में से आगमन विधि का सही क्रम चुनिए। ऑप्शन नंबर ए सामान्यीकरण, ऑप्शन नंबर बी अवलोकन, ऑप्शन नंबर सी उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन नंबर डी परीक्षण एवं जांच। तो इसमें आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, मतलब क्रम से कौन सही है, यानी कि आगमन विधि की जो एक क्रम होता है, एक सीरीज होती है, वो कौन सी होनी चाहिए, है ना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर सेकंड है ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर थर्ड सी बी ए डी, ऑप्शन नंबर फोर सी डी बी ए। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी कि सी बी ए डी, यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, उसके बाद अवलोकन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवलोकन। फिर होना चाहिए सामान्यीकरण, क्या होना चाहिए, सामान्यीकरण। और फिर उसके लास्ट में होना चाहिए क्या, परीक्षण एवं जांच। तो इस क्रम में यानी कि पहला क्या हो गया सी, फिर हो गया बी, फिर क्या हो गया ए, और लास्ट में डी। क्लियर है ना। तो जब आगमन विधि प्रस्तुत की जाती है तो सबसे पहले क्या उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है, यानी कि उदाहरणों के थ्रू समझाया जाता है बच्चों को, है ना। फिर उसका अवलोकन कराया जाता है, फिर उसके बाद सामान्यीकरण होता है, और लास्ट में परीक्षण एवं जांच स्वयं टीचर या बच्चे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये बड़ा प्रश्न है, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये पढ़ते हैं प्रश्न। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्य चर्चा की अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है ना। कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण की पाठ्य चर्चा की अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। ऑप्शन नंबर ए भिन्न को पूर्ण अंश के रूप में प्रदर्शित करना तथा सरल भिन्नों को व्यवस्थित करना। ऑप्शन नंबर बी वर्गीकृत आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन नंबर सी दैनिक जीवन की तार्किक कार्य प्रणाली तथा गणितीय सोच के बीच संयोजन का विकास। और ऑप्शन नंबर डी मानक परिकलन प्रणाली से संख्या संबंधित संक्रियाओं के करने में भाषा और प्रतीक चिन्हों का विकास। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जब भी नहीं शब्द आ जाए, हमने कहा था कि नहीं आ जाए तो नहीं मिलना चाहिए, है ना। ऑप्शन में नहीं शब्द कहीं ना कहीं मिलना चाहिए, तो नहीं जैसे नहीं मिल रहा है इसमें, है ना। तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसमें नहीं शब्द आया है ना, तो या तो इनमें से कहीं नहीं मिलना चाहिए नहीं शब्द, है ना, वर्ड आना चाहिए। अगर जो नहीं नहीं आता है, मतलब नहीं शब्द नहीं आया है, तो आपको क्या करना है, इसमें ऐसा कोई शब्द ढूंढना है जो प्राथमिक स्तर के लेवल का ना हो, है ना। तो इसमें देखेंगे एक शब्द ऐसा मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में, वर्गीकृत आंकड़े, यानी कि वर्गीकृत आंकड़े जो है ना प्राथमिक स्तर पर नहीं किए जाते हैं ना, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये ध्यान देंगे, स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। और जो ये आपके जो है ना क्लास 9th या 10th में जो है ना ये चैप्टर मिलता है। ठीक है, तो ये प्राथमिक स्तर का चैप्टर नहीं है, ये बच्चे वर्गीकृत
मतलब वर्गीकरण, आंकड़ों का निरूपण जो है ना और विश्लेषण बच्चे जो है ना प्राथमिक स्तर के बच्चे नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। ऑप्शन नंबर महसूस करता है, स्वयं के अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। चलिए फिर से पढ़ते हैं। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं के अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए, परिचर्चा का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर बी, ऐसे खेल का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। ऑप्शन नंबर सी, जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर। ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ना, एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर जब कभी भी अंक की बात आ जाए, किसके अंक की बात, वो हमेशा नकारात्मक जो है ना वाक्य होता है। तो हमेशा देखिए यहाँ पर अंक आ गया तो ये आपका पहले से हट गया, क्योंकि इसमें प्रोत्साहित करेंगे तो पॉजिटिव जो है ना वाक्य की तरफ ले जा रहा है, तो यानी अंक यहाँ पर निगेटिव, इसलिए इसको पहले ही काट देंगे। क्लियर है ना। फिर इसके बाद परिचर्चा का आयोजन करके। अब यहाँ पर इसमें कहा गया, पहली बात तो यहाँ पर ये देखेंगे कि छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है। जब बोलने में कठिनाई महसूस करेगा तो परिचर्चा का आयोजन यदि आप करेंगे तो उसमें क्या वो बच्चा बोल पाएगा? परिचर्चा में तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन ये भी गलत हो गया। क्लियर है ना। अब इसके बाद ऑप्शन बचे हैं दो। फिर बीच चेक करते हैं, ऐसे खेल का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें। अब खेल में जो है ना बच्चे जो है ना अपनी अभिव्यक्ति स्वयं मतलब बिना डीमोटिवेट हुए, मतलब क्या है, स्वेच्छा से अच्छे से बोल सकेंगे। क्लियर है ना। तो यानी कि ऐसे खेल का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, ये आपका जो है ना पॉइंट सही होगा। क्लियर है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए डी देख लेते हैं, बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करके। पॉइंट ये भी सही देखा जाए, सही ये भी है, लेकिन क्या है समस्या तो ये है, यहाँ पर लिखा है छात्र बोलने में कठिनाई, तो कक्षा में बोलने की बात यहाँ की जा रही है ना। तो कक्षा में तो वहाँ पर भी जो है ना बच्चे सही ढंग से अभिव्यक्ति नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे अपनी बोलने की, है ना। लेकिन उसे जब बोलने की समस्या है तो क्या करना चाहिए, ऐसे खेल का आयोजन करके जिसमें बच्चे बोलना पसंद करें, ये क्या है करना चाहिए। ठीक है, ऐसा करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, गणित की कक्षा में संप्रेषण का उल्लेख किस क्षमता का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। ऑप्शन नंबर सी, गणित की समस्याओं पर दूसरे विचारों का खंडन करना। ऑप्शन नंबर डी, गणितीय विचार को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट कहना। इसमें से आपको जल्दी से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट कहना। अब इसमें एक फिर से समझा देते हैं। गणित की कक्षा में संप्रेषण, यानी कि संप्रेषण का मतलब आदान प्रदान, यानी कि दूसरों की भाषा को खुद समझना और अपनी भाषा को दूसरों को बताना, वो भी समझे ना। संप्रेषण मतलब एक दूसरे की बातों को या भाषा को क्या कर सके, आदान प्रदान कर सके। ठीक है, और समझ सकें। तो क्षमता का विकास करना है तो आप क्या करेंगे, दंड आरेख, है ना, दंड आरेख को देखकर आंकड़ों का अर्थ लगाएंगे। ऐसा भी नहीं है, कक्षा में पूछे गए प्रश्नों का तुरंत उत्तर देना। तुरंत शब्द नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं, है ना, तो ये भी आपका नकारात्मक है, तो ये भी आपका हट गया। गणित की समस्याओं पर दूसरे के विचारों का खंडन करना, है ना, दूसरे के विचार ही खंड कर दो और अपने ही विचार न अभिव्यक्त कर पाओ तो भी आपका गलत है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी कि गणितीय विचारों को सुव्यवस्थित, संचित और स्पष्ट कहना। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सा बहुअनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए, भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखा
की पहचान कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, दी गई आकृति की दर्पण प्रतिबिंब का आरेख बनाइए। और ऑप्शन नंबर सी, दी गई आकृति में कितनी सममित रेखाएं हैं। और ऑप्शन नंबर डी, किसी दी गई ज्यामितीय आकृति में एक सममित रेखा खींचना। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपने अपने उत्तर को। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में चलते हैं। भारत के झंडे का आरेख बनाइए और झंडे में सममित रेखा की पहचान कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए। यह प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर सी, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और हाँ, आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगली वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी और इसी समय में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।